नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। अभी तक लाइट्स कैमरा एक्शन संसद भवन में था, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद वहां से ये पूरा जो है सीन अब बदलने वाला है। अब कहाँ लाइट कैमरा और ख़ासतौर से एक्शन कहाँ होने जा रहा है? जहाँ एक्शन होगा वहाँ लाइट्स और कैमरा होंगे, ये स्वाभाविक बात है। तो अब क्षेत्र बदलने वाला है, स्थान बदलने वाला है, केंद्र बदलने वाला है और वो पहुंचने वाला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले कुछ दिनों में और कुछ महीनों में जो होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति से उसका संबंध नहीं है, बल्कि देश की संस्कृति से, देश की सांस्कृतिक विरासत से उसका संबंध है, देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से उसका संबंध है, देश की एकता और अखंडता से उसका संबंध है, हिंदू पुनर्जागरण का जो अभियान चल रहा है उससे उसका संबंध है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र यूपी क्षेत्र। तो यूपी में सारा एक्शन अब आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो एक एक करके मुद्दों की बात करते हैं। पहले वक्फ संशोधन विधेयक पास हुआ है, उसी पर बात कर लेते हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश में किसी एक राज्य में अगर सबसे ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में, तो जाहिर है एक्शन भी वहीं होगा। और उस प्रॉपर्टी का हाल क्या है, मैं सरकारी आंकड़े की बात ही नहीं करूँगा। जो आंकड़ा दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस-ए-इत्तेहाद के अध्यक्ष हैं और पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने जो बात कही, मीडिया से बात करते हुए कही, सदन में नहीं कही है। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में कुल 1,21,000 वक्फ संपत्तियां हैं। इनमें से 1,12,000 वक्फ संपत्तियों के पास कोई कागज़ नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। तो केस तो ख़त्म हो गया। अगर 1,21,000 में से 1,12,000 का कागज़ नहीं है तो ये चलेगा नहीं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। अब जो कानून में संशोधन हुआ है उसके बाद कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। अगर कागज़ नहीं है तो कब्जा छोड़ना पड़ेगा। और ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में राज है योगी आदित्यनाथ का, जहाँ माफिया की नहीं चलती है, जहाँ कानून की चलती है, सिर्फ और सिर्फ कानून की। उनका बुलडोज़र भी कानून के ईंधन से चलता है और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति की ताकत से चलता है। और ये लगातार पिछले 8 साल से साबित हो रहा है। इसमें कोई मतलब केवल बड़बोलेपन की या बोलने की या बयानबाजी का मामला नहीं है, एक्शन है। जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो ज़मीन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी प्रदेश की या देश की भी बात कर ले, प्रगति में 2 बड़ी बाधाएं आती हैं। एक, कानून व्यवस्था की स्थिति अगर अच्छी ना हो, चूँकि कानून व्यवस्था राज्य का मामला होता है तो इसलिए प्रदेश की ही बात करें। और दूसरा, ज़मीन का मामला। ज़मीन की ज़रूरत हर काम के लिए है। आप सड़क बनाना चाहते हैं तो चाहिए, आप एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं तो चाहिए, आप रेल लाइन बिछाना चाहते हैं तो चाहिए, आप पुल और हाईवे बनाना चाहते हैं तो चाहिए, ग्रामीण सड़कें बनाना चाहते हैं तो चाहिए, और उसके अलावा स्कूल, अस्पताल और इस तरह के संस्थान बनाना चाहते हैं तो भी चाहिए, और रिहायशी मकान बनाना चाहते हैं, रिहायशी भवन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चाहिए। तो भूमि तो बढ़ने वाली नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि जो है आपके पास उपलब्ध उसका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल। और बेहतर इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि किसकी भूमि है और किसके कब्जे में है। तो ये जो कब्जा कल्चर था, ये जो लैंड जिहाद था, माफिया के तंत्र को तोड़ने के बाद अब योगी आदित्यनाथ का अगला निशाना लैंड जिहादियों पर है। तो लैंड जिहादियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं अब से। जिस दिन दस्तखत होगा इस संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जी का, और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल तक शायद हो ही जाएगा, उसके बाद वो देश का कानून बन जाएगा। कांग्रेस और उसके साथी दल चिल्लाते रहें। सोनिया गांधी ने जो बयान दिया बहुत ही घटिया बयान है। इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और इस समय भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसका मुखिया अगर संसद में कोई भी प्रस्ताव सरकार
का लाया हुआ कोई विधेयक बहुमत से पास होता है और उसको जो ये कहा जाता है कि जबरन ठेल कर पास कराया गया, तो इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। यानी कांग्रेस के राज में जितने विधेयक पास हुए, जो प्रस्ताव पास हुए, जो कानून बने, वो जबरन थे। भाई कोई भी सरकार अगर प्रस्ताव लेकर आती है, कोई विधेयक लेकर आती है, तो उसको पास वो तभी करा सकती है जब उसके पास बहुमत हो, और सब सरकारें करती हैं। और यही संवैधानिक व्यवस्था है, यही जनतांत्रिक व्यवस्था है। जनतंत्र में फैसले या तो आम सहमति से होते हैं या फिर बहुमत से होते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से फैसले होते हैं, लेकिन बहुमत से हुआ फैसला उसको गैर संवैधानिक कह देना, ये काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और उसके साथी दल भी करने लगे। लेकिन वो मुद्दा अलग है। सोनिया गांधी को अब चूंकि वो राजस्थान से राज्यसभा में चली गई हैं, हालांकि लंबे समय तक उनकी ससुराल का जो परिवार था उसका नाता उत्तर प्रदेश से ही रहा है, उन लोगों की राजनीति का केंद्र ही उत्तर प्रदेश रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अब पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ये जो संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ ने अवैध कब्जा कर रखा था, उस कब्जे से मुक्त होंगी। और सबसे बड़ा फर्क जो पड़ने वाला है वो सेक्शन 40 जो था पिछले एक्ट में, यानी 2013 में जो संशोधन हुआ था उस समय, कि जिस ज़मीन को, जिस संपत्ति को वक्फ कह देगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो उनकी हो जाएगी। वो कानून ख़त्म हो गया। अब आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब ये विधेयक बना, जब अगस्त में पेश हुआ, उसके बाद से ही लगातार राज्य में सर्वे करा रही थी कि वक्फ की कितनी संपत्तियां हैं, कहाँ कहाँ दर्ज है, रजिस्ट्रेशन किसका है, कागज़ किसका है। तो एक बयान योगी जी का आया कि 1952 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो संपत्ति वक्फ के रूप में दर्ज होगी उसी को वक्फ की संपत्ति माना जाएगा। तो एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। दूसरी बात है कि अगर आपको लगता है कि नहीं, उसके बाद की जो संपत्ति है जिस पर दावा करता है वह वक्फ उनकी है, तो उसके कागज़ दिखाने पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमारी पौराणिक भूमि जो है, निषाद राज की भूमि, प्रयागराज को कुंभ मेला क्षेत्र को पर भी दावा कर दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि वक्फ का लैंड जिहाद किस तरह से चल रहा था। और ये योगी राज में तो चलने वाला नहीं। फिर कह रहा हूँ कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ वक्फ की संपत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इवैक्यू प्रॉपर्टी, यानी जो लोग छोड़कर अपनी संपत्ति पाकिस्तान चले गए उनकी भी, और जो एनिमी प्रॉपर्टी है, जिनके जाने के बाद जिन संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया भारत सरकार ने, उन संपत्तियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए कह रहा हूँ एक्शन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होना है। और ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कानून और अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर काम करते हैं। कानून और संविधान का कोई उल्लंघन नहीं। अगर कानून में कोई व्यवस्था नहीं है तो वो नहीं होगा, या कानून बदल दिया जाएगा। ये उनकी सरकार के काम करने का तरीका है। ये उन्होंने ही शुरू किया। पहली बार देश में आज़ादी के बाद से हुआ कि अगर आप दंगा करते हैं, उपद्रव करते हैं, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसकी भरपाई आपसे ही की जाएगी। और उन्होंने करवाया। और सीए के दौरान तो ऐसा भी हुआ, कई शहरों में वो संप्रदाय जिसने दंगा किया था वो खुद से बैंक ड्राफ्ट बनवा कर सामने आया, ये लीजिए, जमा कर लीजिए, हम ही जुर्माना देने को तैयार है, हमारे ऊपर मुकदमा मत चलाइए। ये होते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा। आपने अगर देखा हो तो बताइएगा कि किसी राज्य में ये स्थिति आई हो। ये उत्तर प्रदेश में ही हुआ कि माफिया और गुंडे तख्ती लेकर थाने पहुंच गए कि हमको गिरफ्तार कर लीजिए, हमारी जमानत रद्द करा दीजिए, हम अपराध का रास्ता छोड़ रहे हैं। तो माफिया को न केवल खत्म किया बल्कि माफिया के आर्थिक तंत्र को भी खत्म किया। देखिए, आर्थिक तंत्र ही दरअसल माफिया की दो बड़ी ताकतें होती हैं, एक उसका आर्थिक तंत्र और दूसरा सत्ता का समर्थन। तो सत्ता का समर्थन तो उसी दिन मार्च 2017 में ख़त्म हो गया जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की।
आर्थिक तंत्र को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ख़त्म कर दिया। तो जितने अवैध धंधे थे, चाहे वो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हों, आपको अगर मेरठ के बारे में जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, तो सोतीगंज का नाम ज़रूर सुना होगा। पूरे देश में सोतीगंज को लोग जानते थे, जहां अवैध कारें आकर उनको डिसमेंटल किया जाता था, काटा जाता था। आपकी कार दिल्ली से अगर उठ गई है तो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में उसके टुकड़े मिलेंगे आपको, अलग अलग पुर्जे अलग अलग तरीके से मिलेंगे, कट जाती थी। और वहाँ स्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़िए, दिल्ली पुलिस की भी हिम्मत, उनके क्राइम ब्रांच की भी हिम्मत नहीं होती थी कि सोतीगंज में घुस जाए। उस सोतीगंज का आज कोई नाम लेवा नहीं है। वो अवैध कारों का पूरा धंधा, पूरी वर्कशॉप बंद हो चुकी है, वो पूरा व्यापार खत्म हो चुका है, जिसकी कल्पना आप 2017 से पहले कभी कर ही नहीं सकते थे। जहां उनका राज चलता था, सरकार का राज नहीं चलता था, उनकी समानांतर सरकार चलती थी। पुलिस वाले वहां सलाम बजाते थे, पुलिस वाले उस इलाके में घुसने से पहले उन माफिया से इजाज़त लेते थे। वो ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात, जो मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ कि लाइट कैमरा तो पहुँचने वाला है, एक्शन शुरू होने वाला है, उसके और कई कारण हैं। उत्तर प्रदेश में नजूल की भी काफ़ी भूमि है जिस पर अवैध कब्जा है, और इस मामले में हिंदू समाज के लोग पीछे नहीं हैं। बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने नजूल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, बड़ी संपत्ति खड़ी कर रखी है। विधानसभा में विधेयक लेकर आए मुख्यमंत्री, विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद में उसको सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा, क्योंकि कुछ भाजपा के ही 1-2 विधायक जिनकी नजूल की संपत्ति पर बड़ा अधिकार है, उन्होंने विरोध किया। तो ठीक है, सेलेक्ट कमेटी को चला गया, अब उसकी भी रिपोर्ट आने वाली है। तो अगर उनको लगा हो कि टाल देने से बच जाएंगे तो बड़ी गलतफहमी है। फिर वो योगी आदित्यनाथ को जानते नहीं, उनकी कार्यशैली को जानते नहीं। इस विरोध से वो डरने वाले हैं या झुकने वाले हैं, ऐसा होने वाला नहीं है। तो नजूल की ज़मीन आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, वो ज़मीन है जो 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल हुए थे, उन लोगों की ज़मीन जब्त कर ली थी ब्रिटिश सरकार ने, और उसको नजूल की भूमि यानी सरकारी संपत्ति या सरकारी भूमि घोषित कर दी थी। उस ज़मीन को आप लीज पर ले सकते हैं, बेच नहीं सकते, लेकिन इस देश में सब कुछ चल रहा था, और वो सब कुछ जो चलता था वो चलना बंद हो गया। तो नजूल की भूमि का भी हिसाब होगा, और मैं कह रहा हूं कि नंबर तो सबका आएगा। केवल वक्फ की लैंड पर जो कब्जा है, जो भूमाफिया है, उसी का नहीं, नजूल की ज़मीन पर कब्जा करने वालों का भी नंबर आएगा। और मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश में ही संभल है, संभल जहां दशकों बाद इस बार होली मनाई गई, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया गया, और किसी ने चूं करने की हिम्मत नहीं की। संभल जहां तीर्थ निकल रहे हैं, संभल वो जगह है, अब आपको पता ही चल गया होगा पिछले दिनों से जितनी चर्चा में है, कल्कि का अवतार यहीं होने वाला है, भगवान विष्णु का आखिरी अवतार यहीं पर होने वाला है। ये पुराणों में कहा गया है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कह रही है, बीजेपी पार्टी नहीं कह रही है। वहाँ जो तीर्थ मिल रहे हैं उनका पुनरुद्धार हो रहा है। 19 कूप मिले हैं जिनके पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक होता था, उनको रिवाइव किया जा रहा है, उन कूपों को। और ये पहली ही बार हुआ है कि संभल में वो जो तथाकथित मस्जिद है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, सो कॉल्ड मॉस्क, उसके सामने पुलिस चौकी बन गई, और संभल का बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। विकास के काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। परिक्रमा मार्ग बनाया जा रहा है, तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, और ये सब हो रहा है सब कुछ कानून और संविधान के दायरे में। कहीं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, कहीं सरकारी ताकत का दुरुपयोग नहीं, नियम से काम हो रहा है। ये जो तथाकथित मस्जिद है, इसकी इंतज़ामिया कमेटी के जो चेयरमैन थे वो जेल चले गए। मुझे मालूम नहीं कि वो भी छूटे हैं कि नहीं,
जेल में थे, और जेल में तो अदालत के आदेश से ही जा सकते हैं। तो एक गलती कितना भारी पड़ती है इसका अंदाज़ा लगाइए कि अदालत के आदेश से सर्वे हो रहा था, और वो तथाकथित मस्जिद जो है वो एएसआई की प्रॉपर्टी है। वहाँ सर्वे जो है कोर्ट के आदेश से हो रहा है, और जो लोग सर्वे के लिए गए उन पर हमला हुआ। और एडवोकेट विष्णु जैन को तो लगभग उन्होंने तय कर लिया था कि जान से ही मार देंगे, उनकी जान को वहाँ खतरा था। इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए वो गए, और कोर्ट के आदेश का पालन कराने में जिला प्रशासन ने भरपूर सहयोग किया, सुरक्षा दी। संभल में जिस तरह का सुरक्षा का वातावरण इस समय है, इससे पहले कब था इसको याद करना बड़ा मुश्किल है। कब से मेरा मतलब है कितने दशक पहले था, और हो सकता है कि आपको 100 साल पीछे जाना पड़े। तो ये परिवर्तन देखिए, ये है जो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, ये कहने वाली बात नहीं है। आप संभल जाएं, जो लोग जा रहे हैं, जो आकर बता रहे हैं, और जो लोग वहाँ से पलायन कर गए थे उनके किस्से सुनिए। जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया, जिंदा जलाया गया, उसकी लोमहर्षक कहानियाँ सुनिए, तो आपको पता होगा कि हिंदू बहुल भारत में एक हिस्से में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। और ऐसे स्थानों की भारत में कोई कमी नहीं है, और ऐसे सिलसिलों की अब भी कोई कमी नहीं है। कोई जो है वो सिलसिले बंद नहीं हुए। नागपुर की हिंसा आपके सामने है, तो संभल है, और उत्तर प्रदेश में ही काशी और मथुरा और अयोध्या भी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है। मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मामला तो अदालत में है, वरना पता नहीं क्या का क्या हो जाता। तो मामला अदालत में चल रहा है, ज्ञानवापी का मामला भी अदालत में चल रहा है। और एक बड़ा परिवर्तन ये आया है कि अभी कुछ साल पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम 2 या 3 दिन का चला था, जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया था, क्या संघ कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मंदिर के मामले में भी इस आंदोलन में शामिल होगा? तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ समर्थन दिया था, शामिल हुए थे अयोध्या आंदोलन में। संघ इसके बाद किसी आंदोलन में ऐसे शामिल नहीं होगा। अब संघ का ताज़ा बयान आया है। हाल ही में उनकी प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसके बाद एक प्रमुख पदाधिकारी का बयान आया है कि कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी के अभियान में जो स्वयंसेवक शामिल होना चाहते हैं उनको संघ की ओर से छूट है, वो शामिल हो सकते हैं। अभी भी ये नहीं कहा कि संघ शामिल होगा, संगठन के रूप में शामिल होगा, इसकी घोषणा नहीं की है। लेकिन स्वयंसेवकों को छूट देने का अर्थ आप निकाल सकते हैं। और ये ऐसे स्वाभाविक ढंग से ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, ये होता है जन दबाव से। हिंदू मानस जिस तरह से बदल रहा है, हिंदुओं में जिस तरह की जागृति आ रही है, उससे जो दबाव पैदा हो रहा है। तो मुझे याद आता है गुरुदेव रविन्द्रनाथ का एक बयान। उन्होंने कहा जहाँ हवा का दबाव कम होता है वहाँ तूफान अपने आप बन जाता है। तो ये हिंदू समाज में हवा का दबाव कम होने का दौर है, इंतज़ार कीजिए तूफान का। अगर इसको एड्रेस नहीं किया गया तो तूफान आना तय है। तो अब एक्शन का जो है वो केंद्र बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरह से ये बदलाव का क्रम जो है, ये बदलाव का पहिया जो है कैसे आगे चलता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।